सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ पुनः संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। और इसके पहले संस्कृत पेडागोजी के वीडियोस के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं पहले ही प्रश्न से। भाषायाः उपचारात्मक शिक्षणस्य उद्देश्यः कः। मतलब कि भाषा में उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो बताना है आप लोगों को उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, और आपको पता ही है कि उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। तो जिस प्रकार से डॉक्टर किसी मरीज की दवाई करता है, उसके रोग का निवारण करता है, उसी प्रकार से यह उपचारात्मक शिक्षण हुआ करता है। और ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हो चुका है, देख लेते हैं। विद्यार्थीनां प्रारंभिक त्रुटीनां निवारणम, बिल्कुल ठीक है। ज्ञान संबंधी त्रुटीनां परिष्करणम, ये भी ठीक है। विद्यार्थीषु आत्म विश्वास भावनायाः विकासः, ये भी ठीक है। तो उपर्युक्त सर्वमपि दिया ही हुआ है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है सिंहस्य विषये एकां कथा पठित्वा शिक्षिका छात्रान् निर्दिशति। देखिए, सिंह के विषय में एक कथा पढ़ करके शिक्षिका छात्रों को निर्देशित करती है। भवान स्वयमेव अरण्य सिंह अस्ति, मतलब कि आप स्वयं जंगल में शेर हैं। इति मनसि विचारे, इस प्रकार से मन में विचार करके कथां श्रावयतु, कथा सुनो या फिर कथा सुनाओ। इति एवं सा किं विकसितुं प्रयत्नं करोति, इस प्रकार से वह क्या विकसित करने का प्रयत्न कर रही है बच्चों के अंदर। तो पहला दिया हुआ है ऑप्शन सृजनात्मक, ध्यान से, सृजनात्मकता और चिंतनात्मक क्षमतां च, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा दिया हुआ है रूपांतरणम अनुवादंच, रूपांतर और अनुवाद। तीसरा दिया है ध्यान से, पठन कौशल लेखन कौशलंच, या फिर प्रारूप लेखन और पुनर्लेखन। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर। ये पहले रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सृजनात्मकताम और चिंतन क्षमतांच, मतलब कि सृजनात्मकता और उसकी चिंतन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आगे क्या दिया है, मूल्यांकन समये अधोलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्, मतलब कि मूल्यांकन के विषय में नीचे दिए गए में किस विषय में शिक्षक का ध्यान होता है। तो मूल्यांकन के समय कहा गया है, ऑप्शन पहला दिया है धारा प्रवाही वक्तृभिः सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, मतलब कि धारा प्रवाही वक्तृभिः सह, जो धारा प्रवाह बोलते हैं वक्ता हैं, उनके साथ छात्र की तुलना करना। आगे सृजनात्मक लेखकैः सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना करना, जो सृजनात्मक लेखक हैं उनके साथ छात्रों के विकास की तुलना करना। या फिर एकस्य छात्रस्य विकासस्य अन्य छात्राणां विकासैः सह तुलना करना, एक छात्र के विकास की अन्य छात्रों के विकास के साथ तुलना करना। या फिर एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्व स्थित्याः सह तुलना, तो एक छात्र की उसके पूर्व, जो कि ध्यान से, एक छात्र के विकास की तुलना उसके पूर्व स्थित जो छात्र है उसके साथ करना। तो क्या रहेगा सही उत्तर। देखिए, मूल्यांकन के संबंध में कहा है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें ये जो डी है यही सही रहेगा। डी, एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्व स्थित्याः सह तुलना, मतलब कि उसकी पूर्व की स्थिति के साथ तुलना करना है कि वह किस प्रकार से था। आगे चलते हैं। शिक्षिका स्वकक्षायाः बालान् युगलेषु विभजति, मतलब कि शिक्षिका अपनी कक्षा के बालकों को युगल में विभाजित करती है। और तान युगलान स्वस्वपुस्तिकानां विनिमयं कृत्वा निर्देशानुसारं संशोधनं कर्तुं सूचयति, मतलब कि शिक्षिका क्या कर रही है, अपनी कक्षा के बालकों को युगलों में विभाजित करती है, जोड़ों में बांट देती है।
और तान युगलान, उन युगलों को स्वा पुस्तिकानां विनिमयं कृत्वा, अपनी अपनी जो पुस्तिकाएं हैं उनके पास उनका विनिमय करके, आदान प्रदान करके, निर्देशानुसारम संशोधनम कर्तुम सूचयति, निर्देश के अनुसार संशोधन करने के लिए कहती है, जैसा वो निर्देश कर रही है। तो एवं सा किम कर्तुम इच्छति, इस प्रकार से वह क्या करना चाह रही है, क्या करना चाह रही है। उसने निर्देशित किया है कि दो दो छात्र एक साथ खड़े हो जाएं और अपनी पुस्तिकाओं का आदान प्रदान करें, मतलब कि एक साथ ही पढ़ें दोनों। तो इस प्रकार से वह क्या करने की कोशिश कर रही है। और ये भी कहा है कि एक दूसरे की पुस्तिका एक दूसरे को दे करके और फिर संशोधन करें, ये कह रही है। तो समकक्षीय मूल्यांकन है क्या ये, या फिर सामूहिक मूल्यांकन है, या फिर संशोधन है, या फिर स्वयं मूल्यांकन है। तो कौन सा मूल्यांकन रहेगा ये? ए है इसका सही उत्तर। इसे कहते हैं समकक्षीय मूल्यांकन, समकक्षीय मूल्यांकन होगा। आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्मपेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। देखिए ये प्रश्न पहले रिपीट हो चुके हैं। तो सूक्ष्मपेशीय कौशल की आवश्यकता कहाँ पर होती है? तो लेखन कौशल में इस प्रकार का उपक्रम होता है, यही आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। तृतीय कक्षायाः शिक्षिका प्रत्येकं शब्दस्य शुद्धोच्चारणे ध्यानं ददाति, एवं सा किं कर्तुम् इच्छति। क्या कह रहे हैं कि जो तृतीय कक्षा की शिक्षिका है वह प्रत्येक शब्द के उच्चारण में क्या होती है? ध्यानं ददाति, ध्यान देती है। तो वह सा किम कर्तुम इच्छति, वह क्या करना चाहती है? अर्थबोधम, अर्थबोध करना चाहती है, संशक्ति, संशक्ति करना चाहती है, या फिर शुद्धता पर ध्यान देना चाहती है, या फिर धारा प्रवाहिता पर। ध्यान से क्या कह रहे हैं? तृतीय कक्षा की शिक्षिका प्रत्येक शब्द के शुद्धोच्चारण पर ध्यान देती है। तो वह क्या कर रही है? वह क्या विकसित करना चाह रही है? ध्यान से, वह क्या विकसित करना चाह रही है? शुद्धताम, वो शुद्धता को विकसित करना चाह रही है कि बच्चे सही पढ़ रहे हैं या फिर नहीं, या फिर सही पढ़ें। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षणे भाषायाः आत्मसात्करणस्य सर्वाधिक महत्वपूर्णः अंशः अस्ति। मतलब कि भाषा शिक्षण में भाषा के आत्मसात करने का महत्वपूर्ण अंश क्या है? तो आत्मसात करने की बात की जा रही है, ग्रहण करने की बात की जा रही है। तो केवल पठन नहीं होगा, केवल लेखन, तो केवल लेखन भी नहीं होगा। श्रवण और पठन, सुनना और पढ़ना, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि सुनने से भी ग्रहण होता है, आत्मसात होता है, और पढ़ने से भी आत्मसात होता है। और केवलम श्रवणम, तो केवल जहाँ पर हो ये गलत ही होता है, केवल शब्द गलत है, वो ऑप्शन ही गलत कर देता है। तो ये रहेगा सी सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौखिक प्रस्तुतीकरणार्थम निम्नलिखितेषु का वा पद्धति योग्या नास्ति। मतलब कि मौखिक प्रस्तुति करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति योग्य नहीं है? मुखामुखी प्रस्तुति, संकेत भाषा माध्यमेन प्रस्तुति, या फिर स्वर प्रस्तुति, या फिर काव्य पाठ। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? मौखिक प्रस्तुतीकरणार्थम निम्नलिखितेषु का वा पद्धति योग्या नास्ति। कौन सी वो पद्धति है जो योग्य नहीं है? और मौखिक प्रस्तुतीकरण करने के लिए कहा है, तो बताना है आप लोगों को। सही उत्तर क्या रहेगा? संकेत माध्यमेन प्रस्तुति। ये मौखिक प्रस्तुति करने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ठीक है, मौखिक की बात देखना है, संकेत में मौखिक थोड़ी होता है। तो ये हो जाएगा गलत, नास्ति पूछा था ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। एकस्याम समावेशी कक्षायाम बालाः अस्मिन् अधिक प्रमादान आचरन्ति। मतलब कि एक समावेशी कक्षा है और उस समावेशी कक्षा में किस चीज़ में जो छात्र हैं वो अधिक प्रमाद करते हैं। अधिक प्रमादान आचरन्ति मतलब अधिक प्रमाद करते हैं। समावेशी कक्षा की बात की जा रही है। तो पठने पठन में, लेखने लेखन में, भाषणे भाषण में, सर्वेष्वपि। तो एक समावेशी कक्षा की बात की जा रही है, तो ये सभी है, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा विकासम प्रभावयितुम कारणम अस्ति।
ध्यान से, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? स्वास्थ्य है क्या, बुद्धि है क्या, वैयक्तिक असमानता है, या फिर उपर्युक्त सभी? तो भाषा विकास के लिए ये सभी प्रभावित करते हैं। उपर्युक्त सर्वमपि जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ये सही होगा। आगे चलते हैं। कौशल उद्देश्येषु किम निम्नलिखितम संबद्धम नास्ति? तो कौशल उद्देश्येषु, कौशलों के उद्देश्य में कौन सा निम्नलिखित में से संबद्ध नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है श्रवण, बिल्कुल संबद्ध है। दूसरा भाषाया आसक्ति, ये नहीं है। पठन भी है, लेखन भी है, तो ये हो जाएगा अपना सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है भाषा कौशल संदर्भे किम व कथनम सत्यम नास्ति? मतलब कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पहला दिया है भाषा कौशल विकासार्थम व्यवहारापेक्षया भाषा सिद्धांताः प्रधानाः। पहला मतलब कि भाषा कौशल के विकास के लिए व्यवहार की अपेक्षा भाषा सिद्धांत प्रधान हैं। दूसरा दिया है, देखिए सत्यम नास्ति कहा है तो ये तो सही है। बालाः श्रवण भाषण पठन और लेखन क्रमेणैव भाषणम अधीयन्ते। मतलब ये कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो श्रवण भाषण पठन ये क्रम से, और लेखन तो क्रम से भाषा को सीखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, ये क्रम से सीखना नहीं है, ये अंतः संबंधित होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे क्या कहा? पाठशालासु पठन लेखन कौशलयोः कृते बलम देयम। मतलब कि पाठशाला में पढ़ना और लेखन कौशल के लिए बल दिया जाता है, ये ठीक है। उपर्युक्तानि सर्वाणि कौशलानि परस्पर संबद्धानि, तो ये भी ठीक है। गलत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो दूसरा दिया है, ये गलत रहेगा। तो अपना यही आंसर है। आगे चलते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति? निम्नलिखित में भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। लेखन क्षमता या फिर लेखन दक्षता कह लें, सृजनात्मकता, विचाराणाम अभिव्यक्ति, या फिर भाषा अधिगमः। क्या कहा है? निम्नलिखितेषु भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति। निम्नलिखित में भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये बताना है। तो भाषा शिक्षण की बात की जा रही है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण जिसमें भाषा या अधिगम ठीक रहेगा, ये उद्देश्य है। विचाराणाम अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति होती है। सृजनात्मकता, ये भी ठीक है। लेकिन जो लेखन है, लेखन में भाषा शिक्षण से संबंध नहीं है, क्योंकि ये तीनों का तीनों संबंध डायरेक्ट है, लेकिन जो लेखन है उसका इनडायरेक्ट संबंध है, इसलिए ये रहेगा अपना सही उत्तर। चूंकि नास्ति पूछा, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है मातृभाषा शिक्षणस्य, मातृभाषा शिक्षण के ज्ञानोद्देश्येषु, ज्ञान के उद्देश्य में निम्नलिखितेषु, निम्नलिखित में किम नास्ति, क्या नहीं है? मातृभाषा शिक्षण के ज्ञानोद्देश्य में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम, उच्चारण का ज्ञानार्जन। भाषायाम विभिन्न प्रकाराणाम लेखनानाम विषयक ज्ञानार्जन। दूसरा भाषा तत्वानां पर्याप्त ज्ञानम, भाषा तत्व का पर्याप्त ज्ञान, या फिर विषय वस्तुनः ज्ञानार्जनम, या फिर विषय वस्तु का ज्ञानार्जन। तो क्या रहेगा सही उत्तर? मातृभाषा के लिए कहा है तो विषय वस्तु का ज्ञानार्जन, ये ठीक है, ये मातृभाषा शिक्षण के ज्ञानोद्देश्य में है। आगे क्या कहा? भाषा तत्व का पर्याप्त ज्ञान, ये भी ठीक है। और दूसरा भी ये ठीक है, भाषायाः विभिन्न प्रकाराणाम लेखनानाम विषयार्जक ज्ञानम, ज्ञानार्जनम, ये भी ठीक है। लेकिन उच्चारण से ज्ञानार्जनम ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मातृभाषा शिक्षण के लिए उच्चारण की यहाँ पर ज़्यादा विशेषता नहीं रहेगी, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है शिक्षिका केनापि शब्देन विना छात्रैः सह संप्रेषणम करोति एवं सा उपयोगम करोति। देखिए शिक्षिका है वो किसी भी प्रकार का शाब्दिक संप्रेषण नहीं कर रही है, तो वो किस प्रकार का संप्रेषण है? शब्देतर संप्रेषण रहेगा, और ये प्रश्न पहले अपने रिपीट हो चुके हैं। आगे चलते हैं। विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। मतलब कि ध्यान से, विद्यालय शिक्षण में सबसे पहले जो भाषा होती है, प्रथम भाषा कौन सी होनी चाहिए? तो मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा हो। ये
अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तरे कवितायाः प्रयोजनमस्ति। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का क्या प्रयोजन होता है, ये बताना है। देखिए प्राथमिक स्तर की बात है तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण जो है, ध्यान से, विभिन्न भाषा कौशलानुपरि अधिकार प्राप्ति, विभिन्न भाषा कौशलों पर अधिकार प्राप्ति, ये तो गलत हो जाएगा। प्राथमिक छात्रेभ्यः अलंकार पाठनम, ये भी गलत है। शब्दावली ज्ञान विस्तार बिल्कुल गलत है, ये रहेगा तो सही। कविता संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंदानुभूति, कविता के संगीत, ताल और अनुप्रास की आनंद की अनुभूति। और ये प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं पहले थोड़ा, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो यहाँ पर नए भी हैं, जैसे ये एक प्रश्न है, योग्यावसर प्रदानेन अनेक भाषाणाम अधिगमः। क्या कह रहे हैं कि योग्य अवसर प्रदान में अनेक अनेक भाषाओं का अधिगम क्या है, छात्राणाम कृते कष्टप्रदः न भविष्यति, छात्रों के लिए कष्टप्रद नहीं होता है। दूसरा दिया है स्वाभाविक भवति, स्वाभाविक होता है। तीसरा दिया छात्राणाम कृते भारः भविष्यति, भार होता है छात्रों के लिए। या फिर छात्राणाम कृते कष्टप्रदः भविष्यति, छात्रों के लिए कष्टप्रद होता है। तो योग्य अवसर प्रदान करने के लिए अनेक भाषाओं का जो अधिगम है वो कैसा होता है, बताना है आपको। छात्राणाम कृते कष्टप्रदः न भविष्यति, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। शिक्षाधिकार अधिनियम अनुसारम प्रत्येकम छात्रस्य अधिकारः अस्ति, मतलब कि आरटीई के अनुसार प्रत्येक छात्र का अधिकार क्या है। राजकीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, मतलब कि राजकीय भाषा के माध्यम से सीखे। या फिर आधुनिक भारतीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, आधुनिक भारतीय भाषा के माध्यम से सीखे। या फिर मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम, मातृभाषा के अनुसार सीखे। या फिर आंग्ल भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, या फिर आंग्ल भाषा के माध्यम से। तो सही उत्तर क्या रहेगा, ये है इसका अधिकार छात्र का कि मातृभाषा में वो अध्ययन कर सकता है। ये आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम कक्षायाः छात्राणां कृते भाषायाः पठनार्थम अधोलिखितेषु कतमः विषयः योग्यतमः वर्तते, मतलब कि प्रथम कक्षा का छात्र है तो उस प्रथम कक्षा के छात्र के लिए भाषा पढ़ानी है। तो भाषा पढ़ने के लिए, पठनार्थम पढ़ाने के लिए अधोलिखितेषु कतमः विषयः योग्यतमः भवेत्। तो मम विद्यालय तो गलत हो जाएगा, परिवहन गलत होगा और मम देशः भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बृहद स्तर के लिए है, उच्च कक्षाओं के लिए। मम परिवारः उचित रहेगा। आगे चलते हैं। दिया है यह शिक्षकः छात्रान् अधिकं बालसाहित्यं पठितुं प्रेरयति सः छात्रः, मतलब कि जो शिक्षक छात्रों के लिए अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है वह छात्रों का क्या है, क्या करना चाह रहा है। संभाषण कौशल वर्धयितुम् इच्छति, संभाषण कौशल बढ़ाने की इच्छा कर रहा है। दूसरा दिया है श्रवण कौशल वर्धयितुम् इच्छति, श्रवण कौशल बढ़ाने की इच्छा कर रहा है। या फिर पठन कौशल वर्धयितुम् इच्छति, पठन कौशल बढ़ाने की इच्छा कर रहा है। या फिर लेखन कौशल वर्धयितुम् इच्छति, लेखन कौशल बढ़ाने की इच्छा कर रहा है। तो क्या होगा सही उत्तर, जो शिक्षक छात्रान् अधिक बाल साहित्यम पठितुं प्रेरयति, जो शिक्षक छात्रों को अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है वह छात्रों का क्या सोच रहा है। तो सी रहेगा इसका सही उत्तर। पढ़ने के लिए कह रहा है ना, तो पठन कौशल वर्धयितुम् इच्छति, सीधी सीधी बात है, सी रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। वर्णमालायाः अक्षराणां लेखनार्थं विद्यार्थिनः समर्थान् कर्तुं शिक्षकः तान् कथयति। क्या कह रहे हैं कि वर्णमाला के अक्षरों के ज्ञान के लिए विद्यार्थियों को समर्थ बनाने के लिए जो शिक्षक है उनसे कहता है, छात्रों से कहता है। कथम अक्षर निर्माणार्थम रेखांकनम करणीयः, किस प्रकार से अक्षरों के निर्माण करने के लिए रेखांकित करना है। वक्रम करणीयः, वक्र करना है। और पाशम करणीयः, पास करना है। इति,
इस प्रकार से। तो वो क्या करना, एतद अस्ति, यह क्या है, लेखन यंत्रम, लेखन यंत्र है, लेखन प्रक्रिया, लेखन प्रक्रिया है, प्रवाही लेखन है, या फिर लेखन रेखा लेखन है। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर, ये एक लेखन यंत्रम है, लेखन यंत्र, ये रहेगा इसका सही उत्तर, फर्स्ट वाला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है संभाषण कौशलस्य विकासार्थम योग्यतमः मार्गः अस्ति। तो संभाषण कौशल के विकास के लिए योग्यतम मार्ग है छात्रों के लिए, छात्रेभ्यः, छात्रों के लिए, प्रकृति जीवन परिस्थितिम अधिकृत्य कथयितुम अवसर प्रदानम। प्रकृति जीवन परिस्थितिम अधिकृत्य मतलब कि प्राकृतिक जीवन की परिस्थितियां हैं उसको लेकर के कहने के अवसर प्रदान करना। भाषायाः संरचनायाः अनुशीलनम कर्तुम अवसर प्रदानम, भाषा की संरचना का अनुशीलन करने के लिए अवसर प्रदान करना। आदर्श श्रवण मार्ग्याः श्रवणार्थम अवसर प्रदानम, आदर्श श्रवण मार्ग के लिए, सुनने के लिए अवसर प्रदान करना। या फिर जटिल ग्रंथान पठनार्थम अवसर प्रदान करना। तो देखिए संभाषण कौशल के विकास के लिए बताना है अपन को यहाँ पर, तो सही उत्तर रहेगा पहला, मतलब कि प्रकृति जीवन परिस्थितिम अधिकृत्य कथयितुम अवसर प्रदानम, कहने के लिए अवसर प्रदान करना, यह रहेगा सही उत्तर, प्रकृति जीवन और परिस्थितियों के लिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है चतुर्थ कक्षायाः सौम्या, सौम्या कर लें यहाँ पर, जो कक्षा चौथी है, कक्षा चौथी में कोई सौम्या नाम की बालिका है, वह पठन समय एकम अपरिचितम शब्दम पश्यति, वह एक अपरिचित शब्द पढ़ देखती है, पश्यति मतलब देखती है। तो सा, वह क्या कर रही है, संदर्भानुसारम अर्थस्य अनुमानम कुर्यात्, संदर्भ के अनुसार वो उसके अर्थ का अनुमान लगाएगी कि इसका अर्थ ये हो जाएगा, या परिचित भले है। दूसरा, शब्दस्यार्थम किंचित पृच्छेत, शब्द के अर्थ के लिए दूसरे से थोड़ा सा पूछेगी। या फिर शब्दम दुर्लक्षितम कुर्यात्, शब्द को अलग कर देगी। या फिर शब्दकोशे शब्दस्यार्थम पश्येत, या फिर शब्दकोश में शब्द का अर्थ देखेगी। तो चौथी कक्षा की बालिका है सौम्या, वो पढ़ते समय एक अपरिचित शब्द को देखती है, तो वो क्या करेगी, संदर्भानुसारम अर्थस्य अनुमानम कुर्यात्, संदर्भ के अनुसार क्या करेगी, अनुमान लगाएगी कि ये हो सकता है शब्द का अर्थ। आगे चलते हैं, अधस्तनेषु कस्मिन् विधौ मातृभाषायाः व्यवधानम न अपेक्षते, मतलब कि नीचे दिए गए में किस विधि में मातृभाषा का व्यवधान अपेक्षित नहीं है, मतलब कि वहाँ पर मातृभाषा की आवश्यकता नहीं होती है, बिना मातृभाषा के ही पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन पहला है द्विभाषी विधौ, तो द्विभाषी विधि है इस प्रकार की, यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या, आगे हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर मातृभाषा में पढ़ाया जा सकता है। शब्दभाषी विधि में भी हो सकता है और स्वाभाविक में, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में ऐसा नहीं है। तो ये जो चौथा दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर, प्रत्यक्ष विधि, और ये पहले रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है श्यामः कक्षायाः छात्रान् युगलेषु विभजति, जो श्याम है वो कक्षा के छात्रों को युगलों में विभाजित करता है, जोड़ों में विभाजित करता है। प्रत्येकम युगलाय बोधपट्टद्वयम वितरति, बोधपट्टद्वयम वितरति मतलब कि बोधपत्र बांटता है युगल में, जोड़े में ही। अनंतरम सह तान ध्यानपूर्वकम पठित्वा तत् लेखितुम निर्देशति, मतलब कि फिर उसके बाद, तदनंतरम उसके बाद, सह वह, तान उनको, ध्यानपूर्वक पठित्वा ध्यानपूर्वक पढ़ करके, तत् लेखितुम निर्देशति उनको लिखने के लिए निर्देशित करता है। एवं सह किम कर्तुम प्रयतते, तो इस प्रकार से वो क्या करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा है बताना है। तो श्याम क्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है, पारस्परिक संभाषणम, पारस्परिक संभाषण के लिए, पारस्परिक श्रुतलेखनम, पारस्परिक श्रुतलेखन के लिए, या फिर सामूहिक श्रुतलेखन, या फिर पारस्परिक पठन। क्या होगा सही उत्तर, तो पारस्परिक श्रुतलेखन के लिए, ये रहेगा इसका सही उत्तर। तो इस प्रकार से आज के लिए इतने ही, लगभग 27 प्रश्न हैं, और अगला वीडियो जो रहेगा तो अगले वीडियो में भी और कुछ नए प्रश्न लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड थे और प्रश्न ढूंढने में दिक्कत भी आ रही है। तो जितने भी प्रश्न मुझे मिलेंगे नए नए लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और
ये प्रश्न अधिकतर रिपीटेड है इस वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पहले बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं और उन वीडियो को आप लोग देखें, आपको वहाँ पर नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे कि ये प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से जुड़ें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप लोग फॉलो करें, जो कि सुविज्ञा नाम से वहाँ पर भी मैं हूँ। और फेसबुक ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, MPTET 2020 नाम से है, तो वहाँ पर भी आप लोग जुड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।